फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास में हम आज आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास आपने देखी और बहुत अच्छा आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए मेरा हृदय से धन्यवाद। अब सेकंड क्लास में हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर करेंगे, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि भारत जो सबसे पहले आने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था जिसको भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। हालांकि भारत के जो विदेशी संबंध थे वो वैदिक काल में भी रहे थे, वैदिक काल में कई राजाओं से संबंध रहे थे। उस सबको नज़रअंदाज करते हुए इतिहास जो लिखा गया उसमें बताया गया कि भारत का खोजकर्ता कौन था। तो पहला तो यही था कि वास्को डिगामा भारत के खोजकर्ता माने जाते हैं। कई दिनों तक मेरे मन में भी ये कन्फ्यूजन रहा था जब मैंने कक्षा 6 में ये प्रश्न पढ़ा था कि भारत का खोजकर्ता, कि भारत की खोज कैसे की होगी किसी ने। बल्कि सही बात यह है, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि भारत के मार्ग की खोजकर्ता कौन था, क्योंकि भारत का मार्ग इन्होंने खोजा था सबसे पहले वास्को डिगामा ने। तो इसलिए ये भारत के मार्ग के, इससे पहले भी पुर्तगाल से लोग चले थे, जैसे कोलंबस चला था तो वो दूसरी जगह पहुंच गया, और भी यात्री चले थे जो दूसरी जगह पहुंच गए। सबसे पहले यूरोप से भारत को जोड़ने के लिए जो मार्ग खोजा किसी ने, वो वास्को डिगामा थे। ठीक है, तो वास्को डिगामा, अब जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आ सकता है कि भारत की खोज किसने की, तो आप बताएंगे वास्को डिगामा ने की। वास्को डिगामा यहाँ पुर्तगाल का रहने वाला था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ठीक है, वैसे इतना डीपली क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि उनकी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। तो ये यात्रा प्रारंभ हुई थी 1497 में, और वो इंडिया पहुंचे कब थे? वो 1498 में इंडिया पहुंचे थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की, वो ये समुद्री रास्ते से इस तरीके से आते हुए, और ये एक जगह पड़ती है आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होते हुए यहाँ पे वो स्टॉपेज लिया उन्होंने, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीच में स्टॉपेज नहीं लिया होगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा स्टॉपेज लिया था उन्होंने। और उसके बाद वो इस मार्ग से होते हुए फिर यहाँ पर कहाँ पहुँचे? कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पहुँचे थे? कप्पक डाबू बंदरगाह, कालीकट, और इसे कालीकट बंदरगाह भी कहते हैं। और ये कब पहुंचे? 20 मई 1498 को। तो ये 2-3 क्वेश्चन है आपके जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सा? कि भारत के मार्ग की खोज करता है, भारत का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा किस देश के थे? तो पुर्तगाल के थे। वास्को डिगामा भारत में किस जगह पहुंचे थे? कप्पक डाबू बंदरगाह गोवा में पड़ता है, जो कालीकट बंदरगाह जिसे कहते हैं। कब पहुंचे थे? 1498 में। डेट स्पेसिफिक याद करना जरूरी नहीं, बट याद कर लीजिए। और उनका बीच में जो सबसे बड़ा स्टॉपेज था वो केप ऑफ गुड होप था। ठीक है, जिसे आशा अंतरीप भी कहते हैं या उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आएगा तो केप ऑफ गुड होप आएगा। तो 5-6 क्वेश्चन आपको इस चित्र से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे विदेशी कंपनियां जो भारत आई वो कब आई, और उनके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे। इससे क्वेश्चन बनता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि पहला जो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो किस जगह पर खड़ा किया। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इनका क्रम पूछा जा सकता है, बल्कि क्रम तो पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मैचिंग है या क्रम है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कालीकट पर जब ये वापस पहुँचा वास्को डिगामा, तो इसने वहाँ बताया, तो वहाँ से FD अल्मीड़ा नाम का गवर्नर आया, उसको पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा गया था। तो सबसे पहले क्या है? पुर्तगाली आए, FD अल्मीड़ा, बल्कि अल्मीड़ा याद रखिए, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर अंग्रेज आए। अंग्रेज किस नाम से आए? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पूरा नाम पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, कभी अगर मेन सेंस में लिखने के लिए आ गया तो आप लिख सकेंगे। ठीक है, ये ब्रिटेन से आए थे, देश इनका ब्रिटेन था या इंग्लैंड था। ये 1600 में आए थे। तो 1498 से लेकर 1600 तक जो मसालों का व्यापार होता था वो पुर्तगालियों ने अकेले किया था। ठीक है, फिर 1600 में ये आए। ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे? सूरत में। और इनकी तरफ से सबसे पहले गवर्नर नहीं बल्कि ये यात्री आए थे जो जहांगीर से आके मिले थे, सर टॉमस रो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये हॉलैंड से आए थे। डच जो थे, हॉलैंड वालों को डच कहा जाता था। ये तुरंत अंग्रेजों के बाद आए 1602 में, और ये केरल में एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम, यहाँ पर पहुंचे। और इनका जो सबसे पहला यात्री था वो विन्नीच ओ था। हालांकि आप ये दो याद रखिए, यही दो पूछे जाते हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में, और ये सूतानाती में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई फ्रांस से 1664 में, ये भी सूरत में आए। और फिर सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई स्वीडन से 1731 में, गोहनबर्ग, ठीक है। और उसके बाद फिर धीमे धीमे ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने सबको हराया, सबको वापस भेजा। क्या रहा वो हम लोग आगे हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, एक तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, और ये क्रम याद होगा तो स्थापना के लिए मिलाने के लिए भी आ गया तो मिला लेंगे। हो सकता है अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए अलग से भी याद कर लीजिए। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो 1498, फिर 1600, 1602, 1616, 1664 और 1731 में। तो इस तरीके से भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस जो सामने आपको दिख रहा है इसके बाहर नहीं जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब आइए अगले टॉपिक पर आते हैं, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। जब मुगल जो थे वो कमज़ोर पड़ने लगे, तो जो उनके अधीन राज्य थे उन्होंने खुद को क्या किया, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो जब स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, कहीं युद्ध हुआ, कहीं पर कोई सरदार मजबूत था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो वहाँ पर संस्थापक बन गए अलग अलग रियासतों के अलग अलग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हैदराबाद के संस्थापक किसे कहा जाता है, या बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता है, या जयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खां। संस्थापक मतलब उस समय तक ये मुगल के अधीन थे, उसके बाद मुगल से आज़ादी की इन्होंने घोषणा कर दी। तो बंगाल के कौन थे? बंगाल के पहले मुक्त, एक तरीके से मुक्त नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद के चिनकलिच खां, निजामुल मुल्क या चिनकलिच खां। भरतपुर में चूड़ामण और बदन सिंह। कर्नाटक सआदतुल्ला खां। अवध में सआदत खां या ये नाम आता है बुरहान उल मुल्क। जयपुर में सबाई राजा जय सिंह। रोहेलबा बंगस पठान, मोहम्मद खां बंगस, और मैसूर में हैदर अली। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनके संस्थापक कौन थे। एक तो आप बंगाल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक हैदराबाद आपको याद होना चाहिए, अवध याद होना चाहिए, कर्नाटक याद होना चाहिए, और जयपुर याद होना चाहिए, मैसूर याद होना चाहिए। हालांकि हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, एक दो रह गए हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैंने टिक लगा दिया है आपके लिए। अब आ जाइए गुरु नानक जी पे बात कर लेते हैं। सिख धर्म पर गुरु नानक जो थे वो कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे। तो पहले गुरु नानक जी पे देख लेते हैं, उसके बाद सिखों के सभी गुरुओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। पिता का नाम क्या था? कालू जी। पिता का नाम इनके कालू जी, माता का नाम सुलक्षणी, और जाति थी खत्री, उपाधि थी हजरत रब्बुल मीज। ठीक है, इनमें से आपके लिए जो जानकारी जरूरी है वो ये है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब सिख संप्रदाय के 10 गुरु हम लोग देखेंगे, और 10 गुरु में दो चीज़ें एक क्वेश्चन बनती हैं। एक तो इनसे संबंधित एक दो फैक्ट देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा इनका क्रम याद कर लीजिएगा। क्रम जरूरी है, क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, इन्होंने सिख धर्म का स्थापना की थी। दूसरे थे गुरु अंगद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, जिसमें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई। तो उस लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। फिर गुरु अमरदास हुए। गुरु अमरदास ने क्या किया? इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया। तो क्वेश्चन आपसे अपोजिट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 22 गद्दियों का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था? तो आप बताएंगे अमरदास। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर को, का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन दास ने प्रारंभ कराया था इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ठीक है, अभी गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन तो कर दिया, लेकिन उसे
मुख्य धर्म ग्रंथ घोषित नहीं किया, वो आगे चल के हुआ था। फिर आए गुरु हरगोविंद छठे नंबर पर, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, ये भी अमृतसर में है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों के लिए एक लड़ाकू जाति में बदला। मतलब सिखों को तब तक सिख एक धर्म था, अब उसको लड़ाकू जात में बदल दिया। किसने? गुरु हरगोविंद ने। क्यों बदला? क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन दास को फांसी की सजा सुनाई थी, तो मुगलों का प्रतिरोध करने के लिए इन्होंने उसे एक लड़ाकू जात में बदल दिया। फिर आए गुरु हरराय, इन्होंने क्या किया? उत्तराधिकार में मुगल के युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरराय ने मुगल की जो राजनीति थी, उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, उसमें भाग लिया था और इन्होंने अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजा था। फिर आए गुरु हरकिशन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्पवयस्क अवस्था में, मतलब इनकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में, कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आए गुरु हरकिशन। हरकिशन जो थे वो बहुत समय तक गुरु नहीं रहे, केवल 3 साल तक रहे और बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर आए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने एक तरीके से जो पंथ था, सिख धर्म था, उसको बहुत आगे ले गए और उसके लिए जो लड़ाकू वाला फील्ड था, मतलब कहना चाहिए सिख को एक लड़ाकू जात बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और इसी के परिणाम स्वरूप औरंगजेब द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। और जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन दास को। ठीक है, फिर गुरु गोविंद सिंह आए, इन्होंने खालसा सेना का स्थापना की। देखिए, जो अकाल तख्त था, अकाल तख्त की स्थापना और लड़ाकू जात की स्थापना हरगोविंद ने कर दी थी, लेकिन उसको एक पूरी तरीके से प्रॉपर सेना में बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह ने कहा। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को मुख्य धर्म ग्रंथ बता दिया और ये कह दिया कि अब आगे से गुरु के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके सिख धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट थे वो इसमें कवर हो गए। अब आगे चलते हैं। मटेरियल तो काफ़ी हो गया है, आपको उम्मीद है अच्छा भी लग रहा होगा। कमेंट करके बताइए कि मटेरियल कैसा लग रहा है आपको, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, हम आपके लिए पूरा पेड मटेरियल फ्री में उपलब्ध इसीलिए करा रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए। मेरा इसमें केवल एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि आप में से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो पाएँ और किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसे बाधा ना आए। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए। मैं आपसे केवल ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बदले आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जगह जगह चैनल को शेयर करेंगे, ताकि चैनल की प्रगति हो और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। तो अब आ जाइए, कुछ युद्ध की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध कौन कौन से हुए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हो रहा था और उस संघर्ष में हो क्या रहा था कि वहां पर तो लड़ाई चली रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उसके परिणाम यहाँ तक होते थे, यहाँ पर भी उनमें युद्ध छिड़ जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ बस्तियाँ फ्रांसीसियों के पास थी और इंग्लैंड लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था। तो 1746 के आसपास की बात है, मतलब मिड 17वीं सेंचुरी की बात है। तो उस समय तक अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ यहाँ पर भी संघर्ष हो जाता था। तो वो संघर्ष कैसा होता था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। इसका कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ था और वो यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के विरुद्ध थे उत्तराधिकार के लिए, और वो युद्ध यहाँ तक पहुँच गया। तो ये युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी और डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि अब हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। इंडिया में फ्रांसीसियों की विजय हुई, मतलब कहना चाहिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई और इंडिया में जो डुप्ले था उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि हम अब अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और ये जो युद्ध था वो समाप्त किससे हुआ था? एक्सला-सैपल की संधि से। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? क्या कारण था? निम्न में से क्या कारण था? ऐसे ऑप्शन आ सकता है। और किससे समाप्त हुआ? एक्सला-सैपल की संधि से। ठीक है, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक। ये जो युद्ध था, पहला वाला युद्ध तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में था, दूसरा युद्ध था हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद के संबंध में था। दोनों अपनी अपनी सत्ता वहां पर चाहते थे, अपने अपने पसंद के निजाम को बिठाना चाहते थे, इसलिए वहां पर युद्ध हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामले में
हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। मतलब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। और ये युद्ध जो खत्म हुआ था वो पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था 1754 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला। 1760 में बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इस तरह धोया कि अब वो उठ नहीं सकते थे और ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था जो विदेश में, उससे ये प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो 1758 से 63 तक यहाँ भी युद्ध चलता रहा और फिर पेरिस में संधि हुई। पेरिस में संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने मान लिया कि वो अंग्रेजों से कमजोर है, मतलब एक पक्ष मजबूत तो हो गई ना, युद्ध जब खत्म होगा। तो फ्रांसीसी इस युद्ध में जीत गए। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध हैं, इनके मिलान करने के लिए आ सकता है कि कौन सी संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो एक्सला-सेपल की संधि और पेरिस की संधि, दो विदेशी संधि याद कर लीजिए, पहले और तीसरे की, और बीच में पांडिचेरी की संधि फंस गई बेचारी। ठीक है, क्या कारण थे इस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिणाम पर नहीं पूछा जा सकता। परिणाम पूछना शायद मुश्किल है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के काल, कारण और संधि, ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसी संधियों की बात कर लेते हैं जो मराठा द्वारा की गई, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से संधियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि संधि कब हुई और संधिकर्ता कौन था। तो ये सभी संधियाँ आपको नहीं याद करनी है, 16 संधियाँ दी गई हैं मराठों से संबंधित, हम बता देंगे कौन कौन सी करनी है। पुरंदर की संधि आपको याद करनी है, ये 1665 में हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, दूसरी सगौली की संधि आपको याद करनी है, 1750 में हुई थी, बालाजी बाजीराव और राजा राम के मध्य हुई थी। झलकी की संधि 1752 बालाजी और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई थी। ठीक है, तो ये संधियां जो हैं ये आप छोड़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सूरत की संधि आपको याद करनी है, 1755 में हुई थी, रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। पुरंदर की संधि कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग संधि थी पुरंदर की और ये अलग है। 1776 में माधवराव नारायण व अंग्रेज के मध्य हुई थी, ये सेकंड लिख के आएगा, पुरंदर की संधि सेकंड। ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन में। बड़गांव की संधि 1769 में हुई थी, माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य। सालबाई की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, ये माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य हुई थी और इसका ईयर था 1782। देखिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ा तो रहा हूँ, पूरा फैक्ट होता जा रहा है, आप भी बोर हो रहे होंगे बीच बीच में, लेकिन आपको याद तो करना है ना। बोर होने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम बोर होने से नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा पढ़ने से ज़्यादा मेहनत करने से। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी अपने साथ मेहनत कीजिए, अपने साथ ईमानदारी बरतिए, एग्जाम जरूर निकलेगा। क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यही याद आएगा कि ये चीज़ पढ़ी तो थी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ ली होती तो शायद सही हो जाता। तो अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी मौका है। बसीन की संधि 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे जो मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ। बस ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप वहाँ पर क्वेश्चन सही करके आएंगे, और नहीं तो ये पछताएंगे कि मैंने पढ़ा तो था, सर का वीडियो देखा तो था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन ना बने, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और PDF आपको वही पेड उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर आप ले लीजिए, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं देना आपको, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर PDF डाउनलोड करके अपना पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो इतनी संधि। अब ये राजापुर घाट की संधि देख लीजिए, एक होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पूना की संधि देख लीजिए, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ग्वालियर की संधि, ये राजापुर, पूना, ग्वालियर और मंदसौर, ये चारों पढ़ लीजिएगा। दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य, होलकर व अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, इनके ईयर भी याद कर लीजिएगा, ये दोनों पढ़ना जरूरी नहीं है। इसमें से जो टिक लगाए हैं वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो टिक नहीं लगे हैं उन पर आप देख लीजिए, देखना चाहें। याद करने के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, जितना ज़्यादा याद कर लें, लेकिन नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन पर टिक लगा है ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब आ जाइए, हम लोगों ने पहले देखा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अब हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ, और इस समय पेशवा कौन थे? माधवराव। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन पेशवा था, कौन गवर्नर जनरल था, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स।
और संधि कौन सी हुई थी जब ये युद्ध समाप्त हुआ? सालवाई की संधि हुई थी 1782 में, जो आपको हमने यहाँ भी पढ़ाई है। ठीक है। अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुआ। बाजीराव सेकंड के समय में हुआ। जॉर्ज बर्लो एवं बेलेजली और राजा घाट की संधि हुई 1805 ईस्वी में। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818। बाजीराव सेकंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स और ये संधि जो हुई थी, पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़े, ये याद कर लीजिएगा, ये हमने पढ़ा तो आपको दिया, लेकिन आपको याद करने का काम आपका है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आंग्ल मराठा युद्ध दे देंगे ऑप्शन में, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध दे देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि वर्ष मिलाइए, तो वर्ष आप मिला पाएंगे, तभी मिला पाएंगे जब अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। ज़्यादा अंदर घुस के मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्यों युद्ध हुआ, कैसे हुआ, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। युद्ध ज़्यादा हुए जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसीलिए एक साथ इकट्ठे किए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप जब एक साथ याद करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अलग अलग याद किया, पता चला आंग्ल मराठा याद किया, तो फिर दूसरे दिन आंग्ल फ्रांसीसी पढ़ रहे हैं, आंग्ल मराठा में तो ये हुआ था, ये हुआ था। अब यहाँ पर आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, फिर एक क्रोनोलॉजी आप भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर मैं तो बाद में आपको करके दूंगा, आप इसको बस तैयार कर लीजिए अच्छे से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1767 से 69 के बीच। और मैसूर शासक कौन थे? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली थे, और इनके फिर बाद के दोनों युद्धों में इनके बेटे टीपू सुल्तान थे, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और बल्कि दूसरे ही आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने कमान संभाल ली थी। ठीक है। तो इस तरीके से 2 हैदर अली ने लड़े, 2 टीपू सुल्तान ने लड़े। वर्ष आप इधर से याद कर लेंगे, 1767 से 69, फिर 1780 से 84, 11 साल बाद। देखिए, अंग्रेज तब तक लड़ाई करते थे जब तक कि जीत नहीं जाते थे। पहले एक युद्ध लड़ा, हार गए, दूसरा लड़ा और कमज़ोर कर दिया, तीसरा लड़ा और कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इनके पास तो पीछे से पंपिंग होती थी पैसे की, है ना, क्योंकि इनका बिजनेस था। लेकिन जो राज्य युद्ध में पड़ जाता था वो तहस नहस हो जाता था। तो इनका क्या कंडीशन थी कि पहली बार किसी ने हरा दिया, कोई बात नहीं, दूसरी बार लड़ो, तीसरी बार लड़ो, चौथी बार लड़ो, तो हार ही जाएगा। और बस यही स्ट्रेटजी आपको अपने एग्जाम में करनी है। हम तो कहते हैं आप पहली बार में ही हरा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है, तो उसमें आपको वो कमी दूर कर लेनी है जो पिछली बार रह गई थी, और फिर इस बार एग्जाम को हरा दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। ठीक है। अब इसमें ये याद कर लीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बैरेलस्ट थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड बेलेजली थे। चारों में अलग अलग थे, चारों का परिणाम भी अलग अलग रहा। पहले में मद्रास संधि हुई थी, दूसरे में मैंगलोर संधि हुई थी, तीसरे में रंगपट्टनम की संधि हुई थी, और चौथे में मैसूर सहायक संधि हुई थी। ठीक है। तो पहला युद्ध जो हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें अंग्रेज नहीं जीते थे, बल्कि मैसूर की विजय हुई थी। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, और फिर टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध आगे बढ़ा। लेकिन ये भी बीच में अटक गया, इसमें भी कोई सीधी सीधी हार नहीं हुई थी। लेकिन तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि करते समय टीपू सुल्तान को बहुत समझौता करना पड़ा, और इसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। और फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो गई थी। वाडियार वंश के शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर दी थी, तो एक तरीके से अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी। सहायक संधि बहुत खतरनाक चीज़ थी, उसमें लायबिलिटी जो थी वो पूरी शासक पर रहती थी, और जो एसेट्स थी, जो पैसा आता था, वो पूरा अंग्रेज ले जाते थे। अब आगे देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे हैं। आपको सब नहीं याद करने हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, 1772 से 1785 तक रहे हैं। इसके बाद आपको सीधे आ जाना है नीचे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे, 1828 से 1833 तक रहे। उसके बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। बीच में आपको कॉर्नवालिस देखने, कॉर्नवालिस कितनी बार रहे हैं? 2 बार गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है। तो एक तो कॉर्नवालिस हो गए, जिनको आपको याद करना कि कॉर्नवालिस कितनी बार रहे हैं। लॉर्ड मिंटो भी रहे हैं,
गवर्नर जनरल जो प्रमुख प्रमुख नाम हैं वो आपको याद करने हैं। ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा है, या निम्न में से कौन बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। तो एक बार इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन मैकफर्सन, ये एक तरीके का क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस एग्जाम में अभी पिछले 2-3 साल के बीच में, इसलिए मैंने ये लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की थी। ठीक है, अब आ जाइए बेलेजली की सहायक संधि पर। सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि क्यों की जाती है, इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा था, ये सब हम जब मेंस की पढ़ाई करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी बस इतने पे आ जाइए कि ये कौन लाया था, तो लॉर्ड बेलेजली लाए थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता कि पहला राज्य कौन सा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, तो आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में सबसे पहले इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। कितने राज्यों ने स्वीकार किया था, 7 राज्यों ने स्वीकार किया था। उनका क्रम पूछा जा सकता है कि निम्न राज्यों में क्रम बताइए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं ऐसे कि HMT की वो आती थी घड़ियाँ, तो ये हो गया HMT। ठीक है, अब अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया, APBS। ठीक है, तो इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। वैसे आप अपनी ट्रिक से याद कीजिएगा, लेकिन अगर मुझे याद करना है तो मैं ऐसे याद करूँगा। HMT आपके बॉस के पास थी, HMT से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर आपके से अवध और पेशवा, और बॉस बरार के भोसले और सिंधिया। तो HMT आपके बॉस के पास थी। ये एक तरीका बताया मैंने आपको, बाकी ये चीज़ें ट्रिक से ही याद रहती हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से इनको ईयर के साथ रट लीजिए। कैसे भी करिए, आपको याद करना है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेके आए थे, और हड़प नीति से उन्होंने कई राज्यों को हड़पा था। तो हड़पने के नाम पर कौन कौन से राज्य हड़पे गए, किस आधार पर हड़पे गए, इसकी एक लिस्ट है। अवध हड़पा गया कि कुशासन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पंजाब, बर्मा, सिक्किम और लोअर, ये राज्य हड़पे गए विलय के अधिकार के द्वारा, कि इनका विलय करने का अधिकार है। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत, हड़प नीति के तहत हमारे हो गए हैं। और तंजौर व कर्नाटक के द्वारा नवाबों की उपाधियां छीन ली गई थी। तो ये एक तरीके से डलहौजी की हड़प नीति इम्पोर्टेंट क्या है इसमें याद करने के लिए। अवध सबसे पहले शिकार हुआ था, इधर हैदराबाद सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो अवध सबसे पहले हुआ था। अवध पर अंग्रेजों की नज़र बहुत पहले से थी। देखिए, सहायक संधि में भी उसको किया, फिर हड़प नीति में भी किया, क्योंकि अवध एक बहुत ज़्यादा गंगा यमुना का मध्य का क्षेत्र पड़ता है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, और उस समय कृषि मतलब सबसे ज़्यादा धन, इसलिए अवध पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती थी अंग्रेजों की। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन डलहौजी के हड़प नीति से नहीं लिया गया था। तो इस तरीके से एक बार देख लीजिएगा। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, अवध, पंजाब, पेगू, सिक्किम, लोअर, तंजौर और कर्नाटक। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वहां पर याद आ जाएगा आंसर। अब व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य अधिग्रहित किए गए थे, ये वाले सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इनका ईयर पूछा जा सकता है या इनका क्रम लगवाया जा सकता है आपसे। तो क्रम में देख लीजिए, सबसे पहले सतारा को, उसके बाद जयपुर को। ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को लिया, तो सतारा को, और हड़प नीति के तहत तो अवध को। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। तो सतारा, जैतपुर, फिर संभल, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर, ये क्रम था। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आज की क्लास में काफ़ी मटेरियल मैंने आपको दे दिया है याद करने के लिए। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये समस्या आ रही है। मैं उसको पूरी तरीके से, आप जान रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प हो।
एपीओ के लिए जो लॉ का पेपर है उसके लिए भी 1-2 दिन में मैं क्लास शुरू कर दूंगा। और सबसे पहले पुलिस एक्ट हम लोग करेंगे और उसके बाद पूरा कवर कराऊंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए कि कवर नहीं होगा, कवर कंप्लीट होगा। पूरा एपीओ का जितना भी सिलेबस है आपका वो पूरा आपको लॉ ज्ञान चैनल पर मिलेगा, और वो भी फ्री में, कोई पेड फीस अभी नहीं लगेगी। और ये एपीओ एग्ज़ाम तक कोई पेड फीस नहीं लगेगी। तो इस एग्ज़ाम में मैं आपके साथ हूँ, आप बस मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप छोटी सी बातें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक कमेंट छोड़ना है ताकि हमको पता चलता रहे कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।